Good morning students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 19th of April 2023 Wednesday. YouTube चैनल के अलावा अगर आपको फाइनेंस रिलेटेड और इकोनॉमी रिलेटेड अदर अपडेट्स भी चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर डेली फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज़पेपर की पीडीएफ भी अपलोड होती है। इसके अलावा बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट और इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ हेडलाइंस का सेपरेट नोटिफिकेशन भी डेली इस टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया जाता है। इसके अलावा ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज वेरी ऑफन अ चेंज ऑफ सेल्फ इज नीडेड मोर देन अ चेंज ऑफ सीन। और आज के मिंट पेपर की ये अप्रॉक्सीमेटली 9 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 12 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। अपॉर्चुनिटी इनॉर्मस, जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो कल मुंबई में फाइनली एप्पल का फर्स्ट कंपनी रिटेल स्टोर जो है वो ओपन हो गया है। उसी के इवेंट में जो आईफोन मेकर के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो उन्होंने मुंबई विजिट किया था। वहाँ पर उन्होंने अपना कुछ इंटरव्यू दिया इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के और एप्पल की प्रेजेंस को लेकर के। तो मिंट से एक कन्वर्सेशन में जो सीईओ टिम कुक हैं उन्होंने बोला कि इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और आगे आने वाले टाइम में इंडिया जो है वो एप्पल्स की लार्जेस्ट मार्केट होगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट होगा बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज पोटेंशियल। और इस फर्स्ट रिटेल स्टोर की ओपनिंग के साथ एप्पल की जो 25th ईयर्स की जो एनिवर्सरी थी वो भी कंट्री में उसके 25th ईयर प्रेजेंस के कंप्लीट हो चुके हैं। तो उस ड्यूरेशन में जो सीईओ टिम कुक हैं उन्होंने एप्पल की थोड़ी सी हिस्ट्री बताई कि कैसे एप्पल जो है वो इंडिया में उसने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी और किस तरीके से आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा प्लान हो रहा है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और जो अदर डेवलपमेंट फंक्शंस हैं उनको भी लाया जाए। और सीईओ टिम कुक के अकॉर्डिंग दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी ऑफ एप्पल इन इंडिया। हालांकि जो मुंबई में रिटेल स्टोर ओपन किया है अभी एप्पल ने, जो कंपनी स्टोर ओपन हुआ है उसमें 100 स्टाफ हैं जो कि मोर देन 20 लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो कंपनी के लिए अकॉर्डिंग टू सीईओ टिम कुक दिस इज़ द ह्यूज अपॉर्चुनिटी दैट नीडेड टू बी टैप्ड इन अपकमिंग फ्यूचर। और जो सेकेंड एप्पल स्टोर है वो दिल्ली के सेलेक्टेड सिटी वॉक में थर्सडे को ओपन हुआ। तो बेसिकली अपने कंपनी रिटेल स्टोर की ओपनिंग के साथ एप्पल ने इंडिया में अपनी एक सिग्निफिकेंस प्रेजेंस जो है वो स्टार्ट करनी शुरू कर दी है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। नाउ विंड्स पावर ब्रेसेस फॉर एल नीनो। रिसेंटली पिछले कुछ एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि स्काईमेट और आईएमडी दोनों ने प्रोजेक्शन किए हैं कि इंडिया में एल नीनो की कंडीशंस जो है उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द एल नीनो वेदर पैटर्न जो कि पैसिफिक ओशन में जनरेट होता है। उसकी वजह से इंडिया में जो मॉनसून है वो वीक होता है और रेनफॉल जो होता है वो कम होता है। तो इसको लेकर के स्काईमेट ने और आईएमडी ने अपने अपने प्रोजेक्शन दिए थे। ये प्रोजेक्शन मानसून के बारे में थे, हालांकि दोनों के प्रोजेक्शन में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन था। आईएमडी का ये कहना था कि एल नीनो वेदर पैटर्न का इम्पैक्ट इंडिया के मानसून पर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। इंडिया विल हैव द नॉर्मल मानसून। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो दो लोकल वेदर पैटर्न और जो दो लोकल जियोग्राफिकल वेदर पैटर्न जनरेट हो रहे हैं उसकी वजह से एल नीनो का जो इम्पैक्ट है वो मिनिमाइज हो जाएगा। हालांकि स्काईमेट के अकॉर्डिंग एल नीनो का इम्पैक्ट जो है वो इंडिया के मॉनसून पर देखने को मिलेगा। प्रॉबेबली इस ईयर में इंडिया जो है वो बिलो एवरेज मॉनसून रजिस्टर कर सकता है, बिलो एवरेज मॉनसून इंडिया को मिलेगा। तो ये दो प्रोजेक्शन स्काईमेट और आईएमडी के थे। अब यहाँ पर जो न्यूज़ है दैट इज मोर अबाउट विंड पावर जनरेशन, क्योंकि एल नीनो वेदर पैटर्न आएगा। इसमें दोनों ही इंस्टीट्यूशन स्काईमेट और आईएमडी दोनों को ही कंसेंसस हैं कि देयर विल बी द एल नीनो वेदर पैटर्न, जिसकी वजह से इंडिया के कुछ हमें एरियाज में ड्राउट और कम मानसून देखने को मिलेगा। अब ये तो मानसून का पर इम्पैक्ट रहा। अब इसके अलावा एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट है इंडिया का जो कि इम्पैक्ट होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस एल नीनो कंडीशन, वो है विंड पावर जनरेशन। और विंड पावर जनरेशन इम्पैक्ट होगा तो डेफिनेटली इकॉनमी उससे भी इम्पैक्ट होगी। तो अगर इंडिया में अगर हम विंड पावर को देखें तो अभी इंडिया में का जो विंड पावर का जो कॉन्स्टिट्यूट है, जो शेयर है वो इंडिया में की टोटल एनर्जी में 10.2% है। जो इंडिया की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है दैट इज 42.6 गीगावाट विंड पावर जो है इंडिया में जनरेट होता है, जो कि
टोटल कैपेसिटी का 10% है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर एल नीनो वेदर पैटर्न आता है तो डेफिनेटली इससे क्या होगा, इससे इंडिया के जो विंड पैटर्न है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ड्यूरिंग एल नीनो जो ट्रेड विंड्स होती हैं पैसिफिक ओशन में वो वीकन हो जाती हैं, इवन सम टाइम दे गेट रिवर्स एंड वेस्टलियर्स मे बिकम डोमिनेंट। तो जो विंड की स्पीड होती है वो जनरली स्लो डाउन हो जाती है ड्यूरिंग दिस वेदर पैटर्न, and this slowdown in wind speed may cause the warm water masses to move into central and eastern equatorial Pacific Ocean, जिसकी वजह से हमें लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, यूएस, गल्फ कोस्ट इन सब में हमें ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है और इंडिया और इंडियन कॉन्टिनेंट के जो रीजन्स हैं वहाँ पर लेस रेनफॉल देखने को मिलता है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो इंडियन कॉन्टिनेंट के अदर रीजन। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी कम जो रेनफॉल है वो देखने को मिलता है, जो विंड्स होती हैं वो वीक हो जाती है। तो वीकर विंड्स की वजह से इंडिया में जो इस समय विंड पावर जनरेशन है वो भी इम्पैक्ट करेगा बिकॉज ऑफ दिस एल नीनो कंडीशंस दैट आर जनरेटिंग इन पैसिफिक ओशन। और अगर विंड पैटर्न जो है वो ऑल्टर करेगा तो डेफिनेटली इंडिया में जो विंड पावर है वो उसका लोअर आउटपुट जनरेट होगा। तो और आगे आने वाले टाइम में हम सभी जानते हैं कि समर में टेम्परेचर जिस तरीके से इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो कंटिन्यूसली शार्प इंक्रीज होती रहती है ड्यूरिंग द समर सीजन। और अगर विंड से जो जनरेट होने वाला पावर आउटपुट है वो भी रिड्यूस करेगा तो उसका इम्पैक्ट भी हमें इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा। सो बिकॉज ऑफ द लेसर और weaker trade winds in India, wind power generation may be impacted। और ये भी एक आउटकम है एल नीनो का। तो एल नीनो का इम्पैक्ट सिर्फ मॉनसून और रेनफॉल और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर ही नहीं, विंड पावर जनरेशन पर भी देखने को मिल सकता है एज पर द एनालिस्ट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। एग्जाम्स ग्रिप फाइनेंस प्रॉप्स एज सेबी मैंडेट सर्टिफिकेशन। रिसेंटली सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने एक प्रपोजल डाला है। अभी हालांकि प्रपोजल अभी भी सिर्फ प्रपोजल की स्टेट में है, अभी इसको क्लियर या अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक प्रपोजल जो है अप्रूव कर दिया है, डाला है, जहाँ पर ये मैंडेटरी कर दिया है जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए एक एग्ज़ाम क्लियर करना। इट मीन्स एक सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम जो है फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट NISM से क्लियर करना मैंडेटरी कर दिया है इन ऑर्डर टू वैलिडेट देयर स्किल्स। तो जितने भी फाइनेंस प्रॉज हैं, फंड मैनेजर्स, सेवरल प्राइवेट इक्विटी मैनेजर्स, दे आर नाउ एक्सपीरियंसिंग द एग्जाम्स रिजल्ट्स। क्योंकि सेबी ने इस पर्टिकुलर प्रपोजल को अप्रूव कर दिया, हालांकि अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बट अप्रूवल के बाद probably after a certain period of time this proposal may get implemented, जहाँ पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने मैंडेट किया है सर्टिफिकेशन फॉर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स अकॉर्डिंग टू द मिनट्स ऑफ इट्स बोर्ड मीटिंग दैट हैज़ बीन पब्लिश्ड yesterday। तो जो 29 ऑफ मार्च को मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग पब्लिश हुए हैं और उस मीटिंग के अकॉर्डिंग नाउ सेबी हैज़ मैंडेटेड द फाइनेंस प्रोफेशनल्स टू वैलिडेट देयर स्किल्स, फाइनेंशियल स्किल्स, इन्वेस्टमेंट स्किल्स बाय क्लियरिंग वन सर्टिफिकेशन एग्जाम जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट कराएगा। हालांकि अगर हम फंड मैनेजर्स की बात करें जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफर करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी एडवाइसेस भी देते हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार सेबी ने ऐसा किया, इससे पहले भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, कई सारे वो एग्जाम्स और सर्टिफिकेशन जो है वो फंड मैनेजर्स क्लियर करते हैं। लेकिन अब जो AIFs हैं, बेसिकली जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हैं विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 करोड़ विल नाउ फेस द सेम स्क्रूटनी बाय सेबी। तो AIFs के रजिस्ट्रेशन के लिए, स्किल बेस्ड अप्रूवल के लिए और ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर करने के लिए, बेसिकली कोई सब्जेक्टिविटी ना है, ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर करने के लिए सेबी बोर्ड ने ये जो प्रपोजल है वो अप्रूव किया है। अ बोर्ड अप्रूव द प्रपोजल टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट एज अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फंड मैनेजर्स और AIFs के लिए? कुछ सर्टन टाइम पीरियड का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस AIFs में, तो डेफिनेटली दे कैन वर्क एज अ फंड मैनेजर और दे कैन ऑफर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। लेकिन अब सेबी ने बोला है कि केवल एक्सपीरियंस से काम नहीं चलेगा, ना यू हैव टू वैलिडेट योर स्किल्स और उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट NIMS में।
सो लेट अस सी कि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल कब आती है और कब से एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन में आता है। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। वेदांता फॉक्सकॉन चिप जेबी टू जनरेट सेल बाय फाइनेंशियल ईयर 27। तो वेदांता और फॉक्सकॉन जो है उन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया है। किस लिए ज्वाइंट वेंचर किया? सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो इंडिया में पैंडेमिक के ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा चिप शॉर्टेज देखने को मिली थी, जिसकी वजह से अगर हम चिप शॉर्टेज की बात करें तो उसकी वजह से हमारा मोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक जो सेक्टर है, डिवाइसेस का जो सेक्टर है, और हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी, प्रोडक्शन डीले हो रहे थे, और इसीलिए गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिकेशन के केस में इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए एक DLI स्कीम भी लाई थी। हमने उस स्कीम को भी कवर किया था, जस्ट लाइक PLI स्कीम। तो उसी को लेकर के बहुत सारे जॉइंट वेंचर, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी हुए हैं। और वेदांता और फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर्स जो है एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडियाज वेदांता ग्रुप एंड ताइवानीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन। और उसका काम क्या है? उसका काम ये है, या उसका पर्पस या एम ये है कि इंडिया में सेमीकंडक्टर जो है उनको प्रोड्यूस करना, उनका फैब्रिकेशन करना। तो एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट जो है वो एस्टैब्लिश करी जाएगी इन ऑर्डर टू जनरेट द रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया बाय 2027। तो 2027 से जो है वो सेल स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे पहले प्रिपरेशन होगी, मशीन इरेक्शन होगा, बहुत सारा काम होगा, और 27 के बाद से ये जॉइंट वेंचर जो है वो अपनी सेलिंग स्टार्ट कर देगा। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल नंबर 1 of business standard that is given on page number 1 of business standard. Angel investment at high premium under IT scanner. तो ऐसे इंडियन स्टार्टअप जिन्होंने डोमेस्टिक इन्वेस्टर से अपना कैपिटल रेज किया है एट ए एक्सेसिव प्रीमियम रेट, वो सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो स्पेशली फॉर असेसमेंट ईयर 2019 और 2021, तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं दे आर नाउ अंडर द स्कैन ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यानी उनको अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है प्रॉप करेगा, या उनका हम बोल सकते हैं सर्वे करके देखेगा कि ऐसे कितने स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने कैपिटल डोमेस्टिक इन्वेस्टर से कैपिटल रेज किया है स्पेशली एट एक्सेसिव प्रीमियम। और मोस्ट ऑफ ये जो स्टार्टअप्स हैं ये किस एरिया में हैं? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन स्पेस। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में जो स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने एक्सेसिव प्रीमियम पर अपना फंड रेज किया है, कैपिटल रेज किया है, दे आर नाउ गोइंग टू गेट scanned by income tax department. Why? To justify their share issues at premium price. तो बेसिकली अगर हम देखें स्टार्टअप्स की बात करें तो स्टार्टअप्स के वैल्यूएशन को लेकर के इस समय बहुत ज़्यादा विजिलेंस चल रहा है, क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट का ये मानना है कि जो ये स्टार्टअप का एक बबल वैल्यूएशन है। एक्चुअली में स्टार्टअप्स के पास उतने असेट्स नहीं है, उनका वैल्यूएशन उतना नहीं है, वो किसी तरीके से अपने ट्रांजैक्शंस को दिखा करके अपना वैल्यूएशन इंक्रीज़ करके प्रीमियम प्राइस पे अपने शेयर जो हैं वो निकालते हैं। और अगर यही प्रैक्टिस कंटिन्यू रही, यही अकाउंटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू रही, तो आगे आने वाले टाइम में एक सडन कोलैप्स हमें देखने को मिल सकता है इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में। और इसी को लेकर के जो काम जो विजिल एजेंसीज़ हैं, जो हम बोल सकते हैं कि सर्विलांस एजेंसीज़ हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, वो थोड़ा सा एक्टिव हो गई हैं। तो स्पेशली 2018 से लेकर के 2021 तक ऐसे जितनी भी फाइनेंस टेक्नोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने फंड रेजिंग की एक्सरसाइज करी है, स्पेशली डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से फंड रेजिंग करी है ऑन एक्सेसिव प्रीमियम, मतलब अपने जो शेयर्स हैं वो प्रीमियम प्राइस पर सेल किए हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को अंडर द एंजल टैक्स प्रोविजन, उन सबको जस्टिफाई करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला है कि आप जस्टिफाई करिए आपने अपने शेयर जो है वो प्रीमियम प्राइस पर कैसे इशू किए, व्हाट इज़ योर वैल्यूएशन मेथडोलॉजी फॉर इट। और इसके अलावा अगर आपने एक्सेसिव प्रीमियम रिसीव किया है थ्रू योर शेयर सेल्स बाय इंडियन अनलिस्टेड कंपनी, अगर इंडिया की किसी अनलिस्टेड कंपनी, बेसिकली जो इंडिया के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, या आपने किसी भी फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर से फंड रेज किया है, तो ये जो आपकी इनकम आई है, ये जो एक्सेसिव प्रीमियम के थ्रू जो आपने फंड रेज किया है, जो कैपिटल जनरेट किया है, दिस विल बी कंसीडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और उस पर आपको एंजल टैक्स देना पड़ेगा। और इसके लिए कई सारे नोटिसेस भी सेंड किए गए हैं स्टार्टअप्स फर्म को, जहां पर क्लियरली सेबी ने, हम बोल सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेंशन किया है, व्हाई शुड वी नॉट कंसीडर द वैल्यूएशन एज अबव मार्केट रेट एंड नॉट टैक्स द सेम अंडर सेक्शन 56 क्लॉज 2 ऑल्सो नोन एज एंजल टैक्स। तो नोटिस सबको दिए जा चुके हैं सारे स्टार्टअप्स को। लेट अस सी स्टार्टअप्स जो हैं वो किस तरह से रिप्लाई करते हैं। तो अंडर द स्क्रूटनी
IT6 जस्टिफिकेशन फ्रॉम दोज एजुकेशन और फाइनेंस टेक स्टार्टअप जिन्होंने अपने जो शेयर है वो एक्सेसिव प्रीमियम पर रेस किए, एक्सेसिव प्रीमियम पर सेल किए, स्पेशली टू द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। और 2018 से लेकर के 2021 तक के ड्यूरेशन के जितने भी ट्रांजेक्शन्स में जितने भी फंड रेजिंग हुई है, स्पेशली डोमेस्टिक इन्वेस्टर और एक्सेसिव प्रीमियम पर, वो सारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं, वो सारी जितनी भी डील्स हैं, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के स्कैनर में हैं। जनरली एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? अगर यहाँ तो शेयर की बात हो रही, फिर इस पर एंजल टैक्स क्यों लगेगा? तो अगर बोले इंडिया में जनरली एंजल टैक्स किस पर लगता है, तो एंजल टैक्स इन्वेस्टर्स पर लगता है। कौन होते हैं एंजल टैक्स इन्वेस्टर्स? ऐसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और फैमिली ऑफिसर्स जो कि स्टार्टअप्स पर इन्वेस्ट करते हैं और उनको लगता है किसी पर्टिकुलर स्टार्टअप में पोटेंशियल है, तो वो स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करते हैं और इसी इन्वेस्टमेंट पे उनको एंजल टैक्स देना होता है। बट अभी जो स्टार्टअप्स ने किया है, उन्होंने शेयर्स इशू किए हैं एक्सेसिव प्रीमियम पर, और कई सारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर, स्पेशली ऐसी डोमेस्टिक कंपनीज जो कि अनलिस्टेड थी, तो उनको अपने शेयर इशू किए, तो सीधे सीधे बोला है डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, कि उसमें भी आपको एंजल टैक्स देना है। कब ये इंट्रोड्यूस किया गया था एंजल टैक्स? एंजल टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था 2012 में एज एंटी एब्यूज़ मेजर। एंटी एब्यूज़ मेजर की तरह इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2012 में, एंड इट इज़ लेवीड ऑन स्टार्टअप एट 30.9 ऑन नेट इन्वेस्टमेंट इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। तो ये कैलकुलेशन का क्राइटेरिया है, 30.9% ऑन नेट इन्वेस्टमेंट इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। और फाइनेंस बिल 2023 हैज़ एक्सटेंडेड द टैक्स प्रोविजंस टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। और 2023 यानी के बजट में, फाइनेंस बिल में, ये जो एंजल टैक्स था इसको फॉरेन इन्वेस्टर्स पर भी अप्लाई कर दिया गया था। इससे पहले डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पर केवल एप्लीकेबल था। तो ये बेसिक हिस्ट्री है एंजल टैक्स के बारे में, और इसी को लेकर के स्टार्टअप्स को प्रॉप किया जा रहा है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। ट्रेड डेफिसिट विद रशिया ग्रोज 7x ड्यूरिंग अप्रैल एंड जैन, और अप्रैल टू जनवरी पीरियड। तो जिस तरह से इंडिया की डिपेंडेंसी रशिया पर इंक्रीज होती जा रही है मंथ बाइज मंथ, क्यों? क्योंकि जो रशिया है वो डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल ऑफर कर रहा है इंडिया को, और इंडिया की जो डिपेंडेंसी है वो रशिया पर इंक्रीज होती जा रही है। इंडिया जो है वो रशिया से ज़्यादा जो ऑयल है, डिस्काउंटेड ऑयल है, वो खरीद रहा है। इसकी वजह से इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है वो वाइडन हो रहा है, एंड दिस particular dependency on discounted crude oil has resulted in India's trade deficit with Russia hitting the second highest place last year after China. तो चाइना के बाद, चाइना से इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट रहा था अगर कंट्रीज़ की बात करें, और चाइना के बाद अब ये रशिया हो चुका है। यानी चाइना के बाद इंडिया का सबसे ज़्यादा अगर ट्रेड डेफिसिट हाई है किसी कंट्री से, वो है रशिया। हालांकि पहले रशिया नहीं था, रशिया अभी पिक्चर में आया है क्योंकि इंडिया जो है रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल एक्सेसिवली खरीद रहा है, जिसकी वजह से अब हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो रशिया के साथ भी इंक्रीज़ हो रहा है। पहले हमारा रशिया के साथ इतना ट्रेड डेफिसिट नहीं था, हम रशिया को एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे, इंपोर्ट हमारा उतना ज़्यादा नहीं होता था कि एक सिग्निफिकेंट ट्रेड डेफिसिट हो। लेकिन अब चूँकि हम डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल तो खरीद रहे हैं, बट उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। इंपोर्ट तो कर रहे हैं क्रूड ऑयल, बट उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। इंडिया के लिए ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? बेसिकली ट्रेड डेफिसिट की सिचुएशन तब होती है जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं किसी कंट्री से, और उसके कंपैरिजन में हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो कम होता है, यानी हमें पेमेंट देना पड़ रहा है, पेमेंट रिसीव नहीं कर रहे होते। और अगर हम रीसेंट डेटा को देखें, यानी जनवरी से देखें, अप्रैल से जनवरी तक का डेटा देखें फाइनेंशियल ईयर 23 का, जो कि अभी ख़त्म हुआ है, अगर उस अप्रैल से जनवरी तक का डेटा देखें, यानी हम पिछले 10 मंथ का डेटा देखें, तो इंडियाज़ मैक्सिमम ट्रेड डेफिसिट वाज विद चाइना। अप्रॉक्सीमेटली $71.58 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हमारा चाइना के साथ था। और इसके बाद जो सेकंड कंट्री है वो है रशिया, जिससे हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो 7 गुना ज़्यादा बढ़ गया है पिछले साल के कंपैरिजन में। इस बार इंडिया रशिया के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना है? अप्रॉक्सीमेटली $34.79 बिलियन जो डेफिसिट है हमारा रशिया के साथ, जो कि पिछले साल अगर हम बोलें फाइनेंशियल ईयर 22 में केवल और केवल $4.86 बिलियन था। तो 4.86 बिलियन से इंक्रीज होकर के 34.79 बिलियन पहुंच गया केवल एक साल में, और उसका रीज़न डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल। और अगर हम टोटल इंपोर्ट देखें कि हमने रशिया से कितना इंपोर्ट किया, तो अप्रॉक्सीमेटली 37.27 बिलियन का हमने रशिया से टोटल इंपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 23 में, जिसका 2/3 यानी का 2/3 जो पार्ट है वो केवल और केवल क्रूड ऑयल है। यानी अगर 3 पार्ट में डिवाइड कर दें 1 2 3, तो
फोर, तो 3 जो पार्ट हैं वो केवल क्रूड ऑयल हमने इंपोर्ट किया, बाकी जो 1/4 है वो रिमेनिंग गुड्स हैं, अदर गुड्स हैं, उनका इंपोर्ट हुआ है रशिया से। तो मेजरली बिकॉज ऑफ दिस डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया से रशिया से वो इंक्रीज हो रहा है। एंड द एवर ग्रोइंग ट्रेड गैप इज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ द कंसिस्टेंट राइज इन इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया। तो रशिया से कंटिन्यूसली इम्पोर्ट हमारा बढ़ रहा है, बट एक्सपोर्ट उस सिनेरियो में नहीं बढ़ पा रहा है। और स्पेशली अगर हम देखें जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हुई उसके बाद से, यानी फरवरी 2022 के बाद से इमीडिएटली हमने रशिया से इम्पोर्ट करना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है। हमारा इम्पोर्ट रशिया से इंक्रीज़ हुआ है प्राइमरली बिकॉज ऑफ द डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल। हालांकि अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, उन्होंने रशिया को बहुत ज़्यादा आइसोलेट करने की कोशिश भी करी, स्विफ्ट सिस्टम से उन्हें हटा दिया, जिसके बाद लोकल करेंसी में ट्रेड होने लगा। इसके अलावा उन्होंने बैन कर दिया रशियन ऑयल पर कि रशिया की जो इकॉनमी है वो हिट करे, कई सारे इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए। बट इंडिया ने उस प्रेशर को सस्टेन करते हुए कंटिन्यूसली अपना बैलेंस जो है वो मेंटेन रखा है रशिया के साथ। इससे इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुए हैं इवन आफ्टर दीज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस बाई वेस्टर्न इकोनॉमीज। और अगर प्री पैंडमिक हम प्री रशिया यूक्रेन क्राइसिस की बात करें, यानी रशिया यूक्रेन क्राइसिस से पहले, यानी फाइनेंशियल ईयर 22 में रशिया वॉज नॉट इवन अमंग द टॉप 20 ट्रेड पार्टनर्स ऑफ इंडिया, टॉप 20 की लिस्ट में भी नहीं था। और अगर फाइनेंशियल ईयर 22 का डेटा देखें तो उसमें जो रशिया था वो 25th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था, और जो अब उठ करके सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर पहुंच रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल। एंड दिस इज द ट्रेड स्टोरी इन टर्म्स ऑफ नंबर। इंडिया रशिया ट्रेड फ्रॉम अप्रैल टू जनवरी इन टर्म्स ऑफ डॉलर बिलियन, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। फाइनेंशियल ईयर 22 और फाइनेंशियल ईयर 23 का डेटा दिया हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 22 को ब्लू बार से इंडिकेट किया गया है, 23 को रेड बार से इंडिकेट किया गया है। एक्सपोर्ट हमारा कम हुआ है रशिया से, क्योंकि रशिया में वॉर लाइक सिचुएशन चल रही, तो बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है अदर कमोडिटीज़ की। इम्पोर्ट जो है वो 383 गुना ज़्यादा बढ़ा है, या हम बोल सकते 383% से बढ़ा है, अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 गुना बढ़ा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल। अगर हम देखें यूएसए को, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया, यूएसए भी हमारा एक सिग्निफिकेंट पार्टनर बन के इमर्ज हुआ है ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, जस्ट टू बैलेंस द रशिया। इंडिया जो है वो यूएसए से भी सिग्निफिकेंटली ट्रेड कर रहा है। इसी के साथ एक और न्यूज़ भी है जो कि हम देख लेते हैं, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन से ही एसोसिएटेड है। एफटीए विद इंडिया शुड बी एज वाइड एज पॉसिबल, सेज इजरायली मिनिस्टर। तो इंडिया और इजराइल के बीच में जो प्रपोज ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें नेगोशिएशन या डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है। उसी को लेकर के जो इजराइल के मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि इंडिया और रशिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो बहुत एक्सटेंसिवली वाइड होना चाहिए। उसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड पॉसिबल हो दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में, और दोनों ही कंट्रीज़ के जो पीपल हैं वो एक साथ आ सके। तो मोर जो सेक्टर्स हैं वो इंक्लूडेड, मोर इंक्लूसिव और मोर वाइडन एफटीए की बात करी है इजराइल मिनिस्टर ने, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो पोटेंशियल है दोनों कंट्रीज़ का वो रियलाइज हो सके, जो कंट्रीज़ हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो साथ आ सकें, दोनों कंट्रीज़ के जो बायलैटरल टाइज़ हैं वो इम्प्रूव हो सकें। हालांकि अगर हम इजराइल और इंडिया के एफटीए की बात करें तो पिछले 10 सालों से दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में ये एफटीए नेगोशिएशन चल रहा है। हालांकि अभी इसको लेकर के कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, बट इजराइल के साइड से ये आया है कि दोनों ही, इजराइल का बेसिक जो पर्पस है वो इस पर्टिकुलर एफटीए को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉड रखना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स हैं वो इसके कवरेज में आ सकें। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 7 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। वॉल्यूम्स येट टू पिक अप, सीबीडीसी पायलट मे बी एक्सटेंडेड बाय अ ईयर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि पायलट स्टडी कर रहा था किसकी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीबीडीसी बोलते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और कई सारे उसके पहले बिजनेस टू बिजनेस, यानी पहले उसका होलसेल सेगमेंट में पहले उसका पायलट टेस्टिंग हुई, फिर धीरे से उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिटेल सेगमेंट पर भी एक्सटेंड कर दिया। तो अब जो है वो रिटेल और होलसेल सेगमेंट पर इस सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की पायलट टेस्टिंग चल रही है। हालांकि बहुत टाइम से चल रही है, अगर आप देखें और न्यूज़ चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, हमने कई बार इस पायलट स्टडी को कवर भी किया है। बट एज पर द करंट न्यूज़ की जो पायलट टेस्टिंग है इसको अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 साल और इंक्रीज कर सकता है।
क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम है ट्रेड का वो अभी सिग्निफिकेंटली पिकअप नहीं हो पाया है, जो एक साल से जो पायलट टेस्टिंग चल रही है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज कंडक्टिंग अ पायलट स्टडी ऑफ CBDC in different retail and wholesale segment might extend the testing period by another 1 year. Why? Because volume are yet to pick up. तो जितने भी जो 6 और 7 पार्टिसिपेटिंग बैंक हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पायलट स्टडी में, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जो वॉल्यूम है वो अभी भी इस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल फ्लेज लॉन्च कर पाए CBDC का। क्योंकि जब ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रांजेक्शंस होगा तो रिपरकशंस, इम्प्लीकेशंस और इफेक्ट देखने को मिलेंगे कि CBDC किस तरीके से काम कर रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। लेकिन अभी बहुत छोटे वॉल्यूम में ट्रांजेक्शंस हो रहा है, जो होलसेल सेगमेंट और जो रिटेल के पार्टिसिपेंट है वो बहुत कम यूज कर रहे हैं CBDC को, उतना ज़्यादा वॉल्यूम यूजेस का नहीं हुआ है। इसीलिए अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और टाइम की ज़रूरत पड़ेगी कि जब ज़्यादा वॉल्यूम में CBDC का यूज़ हो, ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो CBDC को यूज़ करते हुए, तब क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और उसके ही बाद जो रेगुलेटर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो CBDC का फुल फ्लेज लॉन्च कर पाएगा एज पर द सोर्सेज। और अगर हम इस पायलट टेस्टिंग के पीरियड की स्टार्टिंग की बात करें तो होलसेल मार्केट में जो CBDC होलसेल है वो नवंबर 1, 2022 में वो स्टार्ट हुआ था, यानी अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने हो चुके हैं CBDC होल को। रिटेल सेगमेंट में ये दिसंबर 1, 2022 यानी अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 महीने रिटेल सेगमेंट की पायलट टेस्टिंग को हो चुके हैं। 9 बैंक जो थे वो होलसेल पायलट स्टडी में इन्वॉल्व थे और जो 8 बैंक थे वो रिटेल स्टडी में इन्वॉल्व थे। हालांकि 4 और बैंक ने बाद में ज्वाइन कर लिया था रिटेल पायलट स्टडी के सेगमेंट को। तो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 बैंक जो हैं वो इस पर्टिकुलर होलसेल और रिटेल पायलट स्टडी में इन्वॉल्व हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1.78 करोड़ RBI ने इशू किए थे टू 4 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स बेस्ड ऑन देयर इंटेंट्स एट द स्टार्ट ऑफ CBDT रिटेल पायलट्स। तो अप्रॉक्सीमेटली एक यहाँ बोल सकते हैं 1.71 करोड़ जो है का पैसा जो है वो या फंड जो है वो रिलीज़ किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 बैंक्स को CBDT की रिटेल पायलट टेस्टिंग करने के लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये पिछले 6 महीनों से ये पायलट टेस्टिंग चल रही है और अभी भी वॉल्यूम पिक नहीं हो पाया एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका रीज़न जो एक है वो ये कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अदर सोर्सेज उनका ये कहना है कि कई बार जो रिटेल सेगमेंट है और जो होलसेल सेगमेंट है, जो मर्चेंट है, उन्हें पता ही नहीं है कि जो स्पेशली अगर रिटेल सेगमेंट की बात करें तो इंडिविजुअल कस्टमर को पता ही नहीं है कि वो पर्टिकुलर मर्चेंट जो है वो डिजिटल करेंसी भी एक्सेप्ट कर रहा है, और इसी अनअवेयरनेस की वजह से जो वॉल्यूम है वो पिकअप नहीं हो पा रहा है। एंड देयर आर अबाउट 10,000 to 12,000 merchant in retail pilot and approximately 1 lakh customers are involved into this particular pilot study. बट उन दोनों ही साइड से ये अनअवेयरनेस है कि एक्चुअली क्या CBDC को एक्सेप्ट किया भी जा रहा है या नहीं, और इसी वजह से, इसी वॉल्यूम पिकअप ना होने की वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 साल और एक्सटेंड करने जा रही है इस पायलट टेस्टिंग को। इसी के साथ एक और न्यूज़ एसोसिएटेड, उसको भी देख लेते हैं। बेंगलुरु टॉप्स डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन इन 2022 रिपोर्ट। तो बेंगलोर हैज़ इमर्ज एज वन ऑफ द टॉप डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन सिटीज़ फॉर 2022। लास्ट ईयर के लिए अप्रॉक्सीमेटली 29 मिलियन ट्रांजेक्शंस हुए हैं इंडिया में फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर 2022 में, जिनकी वर्थ है $65 बिलियन एज पर द वन रिपोर्ट पब्लिश बाय पेमेंट सर्विस फ्रॉम वर्ल्ड लाइन इंडिया। और उसके अकॉर्डिंग बैंगलोर में सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं, फॉलोड बाय मुंबई एंड पुणे। तो टॉप 3 सिटीज़ हैं बैंगलोर, मुंबई और पुणे, जहां पर सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शंस हुए हैं। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। वाइट गुड सेल सोर ऑन राइजिंग टेम्परेचर। समर जो है वो इंडिया में दस्तक दे चुका है, बोल सकते हैं जो समर है वो आ चुकी है, जिसकी वजह से जो एयर कंडीशनर हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, उनकी डिमांड पिकअप हो रही है ओवर द पास्ट वीक एमिड द राइजिंग मरकरी अक्रॉस द इंडिया। 40 कुछ रीजन में तो 40 तक का डिग्री तक का मरकरी जा चुका है, जिसकी वजह से वाइट गुड्स स्पेशली AC और रेफ्रिजरेटर की डिमांड बढ़ रही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। यूरो 600 मिलियन टेक सपोर्ट्स टू इंडिया हिट। रिसेंटली ICT टैरिफ को लेकर के WTO में इंडिया के अगेंस्ट वर्डिक्ट दिया गया, उसी को लेकर की एक्सटेंशन है। यूरोपियन यूनियन ने क्लेम किया कि अप्रॉक्सीमेटली 600 यूरो मिलियन जो है वो, या 600 यूरो मिलियन का जो एक्सपोर्ट टू इंडिया है वो इम्पैक्ट हुआ है यूरोपियन यूनियन का बिकॉज ऑफ
this India's imposition of tariff on information technology ICT product. तो बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज ने, यूरोपियन यूनियन ने ये बोला है कि उनका 600 मिलियन यूरो वर्थ का जो एक्सपोर्ट है, वो टेक एक्सपोर्ट स्पेशली, वो इम्पैक्ट हुआ है. किस लिए इम्पैक्ट हुआ? क्योंकि इंडिया ने टैरिफ इम्पोज किया, अननेसेसरी या डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ इम्पोज किया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पर. तो बेसिकली इंडिया ने WTO का जो रूल है वो वायलेट किया है, एक अननेसेसरी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ लगाया है. किस पे? ऐसे इंपोर्ट जो कि इंडिया में ICT इंपोर्ट जो इंडिया के जो ट्रेडर कर रहे हैं. अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों ये टैक्स लगाया था? डेफिनेटली इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर और डिजिटल उसमें मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में. तो इसीलिए इंडिया ने टैरिफ लगा दिया कि जो इंपोर्ट है ITC प्रोडक्ट का वो डिस्करेज हो. और इसी को लेकर के यूरोप, जापान और ताइवान जैसे कंट्रीज जो थे वो WTO गए थे, जहाँ पर WTO की रूलिंग कल हमने डिस्कस भी करी थी कि WTO की जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उसने बोला है कि इंडिया शुड इमीडिएटली रिमूव दिस टैरिफ फ्रॉम द ICT प्रोडक्ट्स. हालांकि फिलहाल के लिए इंडिया की साइड से कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट है, कोई ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि इंडिया इस पर्टिकुलर रूलिंग को एक्सेप्ट करेगा या ICT प्रोडक्ट पर जो टैरिफ लगाए गए हैं उनको रिमूव करेगा या नहीं. बट ओवरऑल यूरोप ये क्लेम कर रहा है कि उसका 600 मिलियन यूरो जो है वो 600 मिलियन यूरो का जो टेक एक्सपोर्ट है वो इम्पैक्ट हुआ इंडिया के इस पर्टिकुलर टैरिफ इम्पोजिशन की वजह से. सो that is all about India Euro tech export issue. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. हीट वेव्स टू स्टे ऑन इन ईस्ट नॉर्थ में गेट रिस्पाइट IMD. तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपने कुछ प्रोजेक्शन या फोरकास्ट दिए. उसने बोला है कि इंटेंस हीट वेव की कंडीशंस देखने को मिलेगी. कहाँ पर देखने को मिलेगी? मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया are not likely to abate soon and may continue for another 4 days. तो अप्रैल 18 से अप्रैल 20 के बीच में जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया के, वहाँ पर कुछ रेनफॉल प्रेडिक्ट करी है IMD ने. तो बोला कि जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पर थोड़ा सा हीट वेव से रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा. बट ईस्ट और जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर अभी भी जो हीट वेव्स हैं वो आगे आने वाले 4 से 5 दिनों तक कंटिन्यू रहेंगी. मैक्सिमम टेम्परेचर हैज सोर्ड 40 डिग्री Celsius in several part of the country due to these heat wave, दो कि अभी हमने डिस्कस भी किया. So that is all for today student. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. Like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.